जापान, 25 नवंबर साल 1988। जंको फूटा रोज की तरह अपने स्कूल से घर जा रही होती है। रास्ते में कुछ लड़के इसे परेशान करने लगते हैं, इसे छेड़ने लगते हैं। तभी वहां से गुजर रहा होता है एक लड़का जिसका नाम था हिरोशी मियानो। मियानो जंको के स्कूल में ही पढ़ता था और उसका क्लासमेट था। वो किसी तरह जंको को इन लड़कों से बचाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। जंको को भी उस वक्त यही ठीक लगा और वो दोनों आगे बढ़ गए। लेकिन उसके बाद जंको कभी भी अपने घर पहुंची ही नहीं। और इधर जंको के घर वालों भी परेशान हो चुके थे। वक्त गुजरने के बाद जंको के परिवार वाला ने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा दी। पुलिस में कंप्लेंट दर्ज होने के बाद पुलिस वालों ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसके बाद पुलिस वालों के हाथ एक शख्स लगा और वो शख्स कोई और नहीं था, वो था हिरोशी मियानो। और 44 दिन बाद जंको फूटा की बॉडी एक ड्रम में बरामद हुई। इसी तरह बॉडी को इस ड्रम में से बाहर निकाला गया और मियानो जो अपने बयान में बताया उसे सुन के किसी भी इंसान का दिल दहल जाएगा। 100 से ज्यादा लोगों ने जंको का रेप किया और उसे इतना ज्यादा तड़पाया कि इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए बस उसे एक मौत ही सबसे आसान तरीका नजर आ रहा था। क्या था ये मामला और क्यों ही जंको फूटा के साथ इतनी दरिंदगी भरी हरकत, ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो हर किसी के लिए नहीं है, तो आप अपने रिस्क पर ही देखिए। माय नेम इज सोहेल एंड यू आर वाचिंग द मोस्ट हॉरिफाइंग केस ऑफ जापान, द केस ऑफ जंको फूटा। 18 नवंबर साल 1971 जापान के मिसातो शहर में एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था जंको फुरुटा। जंको जापान के एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुई थी। इसके अलावा इसके घर में इसके 2 भाई और माता पिता के साथ रहती थी। जंको बचपन से सीधी सादी और बहुत ही शांत मिजाज की लड़की थी। इसके घर वाले भी इससे बहुत प्यार करते थे। उसी शहर के एक स्कूल में जंको अपनी स्टडी करती थी, जिस स्कूल का नाम था मिसातो हाई स्कूल। शहर के ज़्यादातर बच्चे इसी स्कूल में पढ़ते थे। जंको अपनी स्टडीज़ में शुरुआत से ही बहुत अच्छी थी और इसी वजह से उसके टीचर्स भी उसे बहुत मानते थे, उसे बहुत सपोर्ट किया करते थे। वो अपने स्कूल में काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हुआ करती थी। वो कभी भी किसी गलत चीज़ों के आसपास भी नहीं जाती, जैसे कि नशा वगैरह। उसके स्कूल के काफ़ी बच्चे नशा वगैरह करते थे, लेकिन वो कभी इन चीज़ों के करीब भी नहीं जाया करती थी। और उसी के साथ उसी स्कूल में पढ़ता था एक लड़का जिसका नाम था हिरोशी मियानो। मियानो बचपन से ही बहुत ही अग्रेसिव नेचर का था। बचपन से ही मार पिटाई, नशे करना, स्कूल के बच्चों को बुली करना, एक तरीके से जो गली के गुंडे होते हैं, मियानो वो था। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि मियानो एक साइकोपैथ था। उसका नेचर ही बचपन से ऐसा था कि लोग उसे इस तरह कहा करते थे। मियानो जंको का क्लासमेट था और जंको भी इसे अच्छी तरीके से जानती थी और इसलिए जंको कभी भी इससे ज्यादा बातचीत नहीं किया करती थी। जंको अपनी क्लास की दूसरी लड़कियों से कहीं ज्यादा अच्छी दिखती थी, इस वजह से उसे काफी लड़के अप्रोच किया करते थे। लेकिन जंको इन सब फालतू चीजों पर फोकस नहीं करती थी और यही बात मियानो को पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि जंको काफी रूड और एरोगेंट है, उसे अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही घमंड है। क्योंकि जंको ने इसे भी कई बार रिजेक्ट किया था और उसने मन ही मन में ठान लिया था कि किसी न किसी दिन जंको को ये सबक सिखाएगा। जंको के स्कूल के पास एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान थी और जंको पार्ट टाइम वहाँ पे काम किया करती थी और यही उसका डेली रूटीन था। घर से स्कूल, स्कूल से शॉप, शॉप से वापस घर। लेकिन 25 नवंबर रात 8 या 8:30 बजे करीब जब जंको शॉप से वापस अपने घर जाती है तो उसी रात मियानो भी अपने दोस्तों के साथ बाहर घूम रहा होता है किसी लड़की की तलाश में जिसके साथ ये बदतमीजी करे या यूं कहा जाए कि उसका रेप कर सके। और तभी उसकी नजर वहां से गुजर रही जंको पे पड़ती है। जंको अपनी साइकिल से घर की ओर जा रही होती। तभी मियानो ने अपने गैंग के दूसरे लड़कों को बताया कि ये वही लड़की है जिसने मुझे कई बार रिजेक्ट किया है और ये लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं। इनमें से 1-2 लड़के जाकर जंको को परेशान करते हैं और पीछे से मियानो आता है जंको को बचाने के लिए। ये जंको को उन लड़कों से बचा लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ। जंको जानती थी कि मियानो किस किस्म का लड़का है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जिसने उसकी जान बचाई, जिसने उसकी हिफाजत की, आगे चल के वही उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा। वो दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं और कुछ दूरी के बाद वहां पे एक घर दिखाई देता है जो काफी सुनसान था। मियानो जंको को बोलता है कि तुम 2 मिनट रुको, मुझे वहां पर कुछ काम है, मैं बस 2 मिनट में आया। लेकिन जंको भी उसके साथ साथ वहां पे चली जाती है। तब तक वो लड़के भी पीछे से आ जाते हैं जो जंको को वहां पे परेशान कर रहे थे। तब जंको को समझ जाती है ये पूरा एक प्लान है, एक ट्रैप है जंको को फंसाने के लिए। जंको पूरी तरीके से फंस चुकी होती है और उस रात 17 साल की जंको के साथ 5 लड़कों ने मिलकर बारी बारी से उसका रेप किया, फिर उसे मारा, फिर रेप किया और उस रात यही चलता रहा। आगे उसके साथ जो होने वाला था उसे सुनकर इंसान की रूह कांप जाएगी। अगले दिन ये लोग जंको को किसी और दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये जगह सुनसान थी लेकिन कभी भी कोई भी आ सकता था यहाँ पे और इन लोग का राज नहीं रहता। और दूसरी रात भी जंको के साथ यही सब हुआ। इधर जंको के घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। इन्होंने पुलिस कंप्लेंट कराने का फैसला किया। पुलिस कंप्लेंट होने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन 5 लड़कों में से एक लड़के से पुलिस पूछताछ करती है और तब यहाँ थोड़ा डर जाता है। चल लगा कि अगर यही सब चलता रहा तो पुलिस इस तक भी कभी ना कभी जरूर पहुंचेगी। तो इसने एक प्लान बनाया। वो वहां गया जहाँ उसने जंको को रखा था। वो वहां जाकर उसे मारता, पीटता, उसे टॉर्चर करता है और बोलता है कि तुम अपने पेरेंट्स को कॉल करके बताओ कि तुम कहीं दोस्तों के साथ बाहर गई हो और तुम्हें लौटने में वक्त लग जाएगा। लेकिन जंको इस चीज को करने से इनकार कर देती है। लेकिन इसने फिर जंको को और ज्यादा टॉर्चर करना शुरू कर दिया और धमकी देने लगा कि जंको के साथ साथ इसके परिवार वालों को भी मार डालेगा। और इसके बाद जंको को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ी। जंको अपने पेरेंट्स को कॉल करके ये जैसा इसने बोला था वो कहती है और किसी तरह उसके पेरेंट्स भी इस बात को मान लेते हैं कि जंको अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है और जाकर जो पुलिस ने कंप्लेंट की थी उसे वापस ले लेते हैं।
जंको को इन 5 लड़कों में से ही किसी एक के घर रखा गया था। इस लड़के के पेरेंट्स बाहर रहते थे और जब कभी भी इसके पेरेंट्स घर आते थे तो जंको को ये बेसमेंट में बंद कर देता था। मियानो और इसके ग्रुप के लड़के रोज इसका बारी बारी से रेप किया करते थे। कहा जाता है कि 100 से ज्यादा लोगों ने 500 से भी ज्यादा बार जंको का रेप किया और ये ऑफिशियल नंबर है। इस दरमियान कुछ ऐसे भी मौके आए जब जंको वहां से बच सकती थी। एक बार ऐसा हुआ, मियानो और उसके दोस्त ड्रग्स के नशे में चूर होकर वहां पर पड़े हुए थे। तभी जंको उन लड़कों में से एक लड़के का फोन लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कॉल करते वक्त मियानो ये सब देख लेता है और तुरंत फोन काट देता है। और जब सामने से कॉल बैक हुआ तो उसने ये कह के फोन काट दिया था कि गलती से फोन लग गया था। और एक बार किसी बाहर के लड़के ने देख लिया था कि इस घर में क्या हो रहा है। उस लड़के ने मियानो के दोस्त के जो पेरेंट्स थे उन्हें ये सब बताया, लेकिन ये जानने के बावजूद ये लोग खामोश रहे। इन लोगों ने किसी को कुछ नहीं बताया क्योंकि ये लोग जानते थे कि मियानो और उसके दोस्त जिस गैंग में है, अगर इन लोगों ने ये बात किसी को भी बताई तो मियानो और उसकी गैंग वाले इन्हें ही मार देंगे। और अब इन लोगों ने जंको को और भी बुरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। जापान की काफी ठंड में जंको को बालकनी में सुलाया जाता था बिना किसी भी कपड़ों के, और बिना किसी कपड़ों के जंको को गैंग मेंबर के सामने लाया जाता। और टॉर्चर तो इस हद तक बढ़ चुका था कि जंको के प्राइवेट पार्ट्स में इन लोग बोतल, गर्म बल्ब और सुई वगैरह डालते थे। उसके लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के कुछ हिस्सों को काट दिया गया। उसकी आंखों के ऊपर जलती हुई मोमबत्ती रखी गई पूरी तरीके से पिघलने तक। उसे छत के ऊपर लटका कर उसे पंचिंग बैग की तरह यूज करते थे। उसे खाने में कॉकरोच और पीने में उसका खुद का यूरिन दिया करते थे। सुन के लग रहा है कि कोई इंसान किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ये सब जितना भी मैंने कुछ बताया, बहुत सी चीजें मैंने इसमें फिल्टर करी है। ऐसी ऐसी चीजें इन लोगों ने की जो मैं आगे बता नहीं सकता वीडियो में। एक वक्त ऐसा आया कि जंको इतना टॉर्चर हो चुकी थी कि उसे दर्द का एहसास होना ही बंद हो गया। 4 जनवरी न्यू ईयर का सेलिब्रेशन चल रहा होता है। मियानो और उसके दोस्त इस हालत में भी जंको को बोलते हैं कि तुम्हारे साथ एक गेम खेलना है, अगर इस गेम में तुम जीत गई तो तुम्हें जाने दिया जाएगा। गेम स्टार्ट हुआ और इस कंडीशन में भी जंको ने इन सबको हरा दिया और जंको जीत गई। और ये तो पता ही था कि जंको को ये लोग छोड़ने वाले नहीं। गेम हारने के बाद मियानो को बहुत गुस्सा आया और धीरे धीरे करके मियानो जंको की बॉडी पार्ट्स को जलाने लगा और इसके कुछ देर बाद जंको ने अपना दम तोड़ दिया। 44 दिन टॉर्चर के बाद जंको फूटा की मौत हो जाती। जंको की मौत के बाद ये लोग घबरा जाते हैं और जंको की बॉडी को मारते हैं, पीटते हैं कि शायद इसी तरीके से जंको की सांस वापस चलने लगे। लेकिन कई घंटे बाद भी उसकी बॉडी वहीं पे पड़ी रहती है। बाद में ये लोग कहीं से एक ड्रम लाते हैं और उसके अंदर जंको की बॉडी को डाल के उसे कंक्रीट से सील कर देते हैं। उस ड्रम को एक गाड़ी में डालकर टोक्यो के बाहर किसी आउट एरिया में इन लोग उस ड्रम को फेंक देते हैं और इस बात की खबर किसी को कानो कान नहीं। और कुछ दिन बाद मियानो एक और दूसरी लड़की का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लड़की पुलिस कंप्लेंट कर देती है और उसके बाद पुलिस मियानो को अरेस्ट कर लेती है। और जब पुलिस मियानो को इंटेरोगेट करती है तो बातों बातों में मियानो ने जंको के बारे में भी पुलिस को सब कुछ बता दिया। इसके बाद मियानो पुलिस को उस ड्रम वाली जगह पे लेके जाता है और वहां से ये केस दुनिया के सामने है। लेकिन ये जो 5 लड़के थे उस सब के सब नाबालिग थे। 16 से 17 साल की सबकी उम्र थी और जुवेनाइल एक्ट के तहत इन सब का नाम और तस्वीरें कोई भी मीडिया एजेंसी छाप नहीं सकती थी। लेकिन जापान के एक मैगजीन एडिटर ने जब ये बात सुनी उसका खून खौल गया। उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्टोरी दुनिया के सामने ला कर रहूंगा। उसके बाद ये केस जापान में बहुत फेमस हुआ। जापान के लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था और वहाँ की अदालतों के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। जंको को कभी इंसाफ नहीं मिला जिस तरह वो डिजर्व करती थी और कुछ सालों के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। और आज भी ये लोग जापान में खुलेआम घूम रहे हैं। जिस तरीके से इन लोगों ने क्राइम किया था, इन लोग के लिए मौत की सजा भी बहुत छोटी है, बहुत कम है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो कानून लोगों की हिफाजत के लिए बना था वही कानून ने इन लोगों को बचा लिया। दैट्स इट गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में।